साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ वीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के लिए। साथियों आदिकाल के हम प्रश्न लगा रहे थे। आज का हमारा पार्ट नंबर जो है 5वां है। 2 भाग हमने देखे थे आपके जो है पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के, और आगे के जो 3 वीडियो हैं वो देखे हमने आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो ये आज का 5वां भाग है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिससे आपकी और अच्छी आदिकाल की तैयारी हो जाएगी और निश्चित ही यहाँ से आपको आदिकाल से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको वीडियो भी मिल सके, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। साथियों प्रश्न शुरू करने से पहले एक बार और आपको बता दूँ, ये वीडियो वर्ग 2 चयन परीक्षा, केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य, नेट, जेआरएफ और सेट, इसके अलावा यदि यहाँ तक एक है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले प्रश्न के साथ। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन से हैं? तो जो सिद्ध हुए हैं और नाथ हुए हैं आपको बता दें, जो नाथ है नाथों की संख्या 9 बताई गई है, तो और सिद्धों की संख्या जो है 84 बताई गई है। तो इन सिद्धों और नाथों में से सबसे पुरानी कौन है आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर जो हमारा है वह है आपका मच्छंदर नाथ। मच्छंदर नाथ जो है सबसे पुराने माने जाते हैं और यही इसका राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको याद कर लें। देखिए यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, बीसल देवरासु की नायिका का नाम क्या है? साथियों बीसल देवरासु की जो नायिका है, बीसल देवरासु की नायिका का नाम जो है वह है आपका, बीसल देवरासु की नायिका राजमती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका, बीसल देवरासु की नायिका जो है राजमती है। और यह एक जो है रासो ग्रंथ है। क्या है? यह एक रासो ग्रंथ है और इसको जो लिखा है वह लिखा है नरपति नाले। तो आप 3 चीज़ याद कर सकते हैं। बीसल देवरासु एक रासो ग्रंथ है, इसकी नायिका राजमती है और इसको जो लिखा है नरपति नाल ने लिखा है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु का वर्णन यदि पूछा जाए आपसे, जो 12 मासा ऋतु कहलाती है उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसी काव्य में देखने के लिए मिलता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो रचना बताई गई है इसमें से आपको बताना है कौन सी रचना में जो है कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन को हमें फिर से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाहुड़ दोहा जो है इसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि जम्मू स्वामी चर्यु, पवनचर्यु और महापुराण, इन सब में जो है कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं कि जो है पाहुड़ दोहा रचना ही कड़वक शैली में नहीं है, बाकी ये तीनों की तीनों रचनाएं कड़वक शैली में हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप से सर्वाधिक निकट है? हमें बताना है कि हिंदी के वर्तमान रूप से निकट किस कवि की भाषा सबसे निकट है। तो अमीर खुसरो को ही देखिए खड़ी बोली हिंदी का प्रमुख कवि माना जाता है, जिन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली का सर्वाधिक प्रयोग किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का ये सवाल है कि आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है। तो अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली में रचनाएं की हैं आदिकाल में भी, इसलिए इनकी भाषा आधुनिक हिंदी के जो वर्तमान की हिंदी है उसके काफ़ी निकट हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में जैसे आपके 2 शकुने हैं, गज़लें हैं और मुकरियाँ हैं, पहेलियाँ हैं, ये प्रमुख रूप से पूछी जाती हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिद्ध वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? साथियों जो सिद्धों का साहित्य था उसको सिद्ध वाणी, सही तरीके से यहाँ पे वाणियों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाणियों लिखा है। हो सकता है उस समय अभ्रंश भाषा चल रही थी, तो अभ्रंश के हिसाब से वाणी को वाणियों लिखा गया है। तो सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? मतलब जो सिद्धों की वाणी थी उन्होंने जो कहा था उसको हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित करने वाले व्यक्ति का नाम था महापंडित राहुल सांकृत्यायन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया। तो इसको हमें बहुत अच्छे से याद कर लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रश्न है आपके लिए कि हिंदी काव्यधारा को किसने संग्रहित किया? राहुल सांकृत्यायन ने संग्रहित किया। किससे संबंधित है? तो इस सिद्धों की वाणियों से संबंधित है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ।
साथियों आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? भारतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ है, हमें बताना है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास जो है यह जैन साहित्य का ग्रंथ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में इसको पूछा जा चुका है। तो हमें बताना था भारतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ है, तो ये जो है जैन काव्य धारा का ग्रंथ है। साथियों आपको बता दें, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासु साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य जो सब के सब है ये आदिकालीन साहित्य के प्रकार हैं। तो इसमें से जो जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास एक रचना है जिसको जो है जैन साहित्य के अंतर्गत आती है। यदि बात की जाए कि इस रचना को लिखा किसने है, तो भारतेश्वर बाहुबली रास जो रचना लिखी है यह लिखी है शालिभद्र सूरी ने। किसने लिखी है? शालिभद्र सूरी ने। आप इसको भी बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, शालिभद्र सूरी, जिसकी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास जो जैन साहित्य से संबंधित है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दें, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि भी माना है। हिंदी का पहला कवि किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हमें इसमें से गलत बताना है कि कौन सा विकल्प सही तरीके से सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सी रचना जो है गलत है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है प्रबंध चिंतामणि, पाहुड़ दोहा, राम सिंह, नेमिनाथ चरयू, हरिभद्र सूरी और भविष्यत कथा धनपाल। इनमें से जो प्रबंध चिंतामणि है यह गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए हमारा उत्तर भी यही होगा। जो प्रबंध चिंतामणि है ये जो लिखी है, ये लिखी है मेरु तुंग ने। किसने लिखी है? मेरु तुंग। मेरु तुंग ने इसको लिखा है, आदिकालीन साहित्य है। यहाँ विनय चंद्र सूरी इसका ये गलत है। तो इसके हिसाब से, क्योंकि जो विनय चंद्र सूरी है, विनय चंद्र सूरी ने नेमिनाथ चौपाई लिखी है, मैनीनाथ चौपाई। साथियों आपको बता दें, चौपाई शब्द जो यहाँ पे आया है, चौपाई और चौपाई दो छंद होते हैं। चौपाई में 15 मात्राएं होती हैं और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। उसी के नात पर हम याद रख सकते हैं, विनय चंद्र सूरी ने नेमिनाथ चौपाई लिख दिया है। तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन से होंगे? राम सिंह होंगे। नेमिनाथ के होंगे हरिभद्र सूरी और भविष्यत के हैं धनपाल। और प्रबंध चिंतामणि जो है ये लिखा है मेरु तुंग ने। और यहाँ पे विनय चंद्र सूरी जो नाम आया है, इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने लिखा है नेमिनाथ चौपाई। तो इसके साथ 4-5 रचना हमें देखने को मिल गई। अधिकतर सभी की सभी रचनाएं जैन साहित्य से संबंधित है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती खालिस्तान, यह कथन किस लेखक का है? आपको बताना है कि मैं हिंदुस्तान की तूती ये जो कथन किसका है। तो आपको बता दें, मैं हिंदुस्तान की तूती जो एक कथन है यह है जो है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो ने जो एक कथन कहा था, आदिकालीन लेखक है अमीर खुसरो, जिन्होंने निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। आपको बता दें, जो अमीर खुसरो थे ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, इनका नाम अमीर खुसरो था, इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन। तो अबुल हसन जो है इनको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। और इन्हीं का जो सेंटेंस है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, तूती हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इनकी रचनाएं आपको कई बार रिपीट करके बता चुका हूँ, फिर भी आप इनको एक बार और सुन लें। पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शकुने, गज़ल, ये प्रमुख रूप से उनकी कृतियाँ हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा कौन सी थी? आदिकाल के काव्यों की जो प्रधान भाषा है हमें बतानी थी। तो आदिकाल के काव्यों की जो प्रधान भाषा थी वह थी डिंगल पिंगल, क्योंकि जो इतना आदिकालीन साहित्य वह डिंगल पिंगल शैली में लिखा गया है। अब हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डिंगल क्या है और पिंगल क्या है। तो जो है डिंगल पिंगल एक मिश्रित भाषा है। तो दो भाषाओं के मेल से जो भाषा बनती है उसको बोलते हैं डिंगल पिंगल भाषा। अब जो डिंगल अलग है और पिंगल अलग है। बात करते हैं डिंगल की, तो जो डिंगल भाषा है इसमें एक तरीके से डींगे हाँकने वाली बातें होती हैं। तो जैसे किसी बात को बड़ा चढ़ा के कहना, तो इसको राजस्थानी प्लस अपभ्रंश को मिलाकर के बनी है हमारी डिंगल भाषा। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश मतलब राजस्थानी भाषा हमारी, और अपभ्रंश भाषा इससे बनी है आपकी डिंगल भाषा। इसके अलावा दूसरी बात की जाए पिंगल भाषा की, तो पिंगल भाषा में राजस्थानी भाषा प्लस आपकी ब्रज भाषा दोनों को मिलाकर के हमारी बन जाती है पिंगल भाषा। तो राजस्थानी प्लस ब्रज बन गई आपकी पिंगल। और इसके अलावा बात की जाए आपकी डिंगल की, तो राजस्थानी और
अपभ्रंश से बनती है आपकी डिंगल। तो इस तरीके से आदिकालीन काव्यों की जो भाषा थी वह डिंगल पिंगल थी। इसलिए हमसे पूछ लिया जाता है कि आदिकालीन साहित्य कौन सी शैली में लिखा गया, तो वह डिंगल पिंगल शैली में लिखा गया। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है, इसका राइट उत्तर बताना है। तो इसका राइट उत्तर जो है, ये जो हेमचंद है, इनको सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण संबंधी ग्रंथ। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। इसके लेखक भी हेमचंद्र हैं। तो इस ग्रंथ के नाम में ही लेखक का नाम छुपा है, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, इसलिए इसके लेखक जो होंगे हेमचंद्र हैं। ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, इसको आप याद रख लें। आचार्य हेमचंद संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण थे और महापंडित थे, अतः हेमचंद को काली काल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? काली काल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। इस तरीके से इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह एक व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? हमने आपको बताया नाथ साहित्य की विशेषताएं बतानी है। नाथों की संख्या जो मैंने 9 बताई थी आपको, सबसे पुराने नाथ थे मच्छंदर नाथ। तो इसमें आपको बताना है कि नाथ साहित्य की विशेषता कौन सी? रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का इसमें समावेश है, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था है, गुरु महिमा है, उलटवासियाँ हैं। साथियों, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी ना सोचे कि जो मैं आपको क्वेश्चन हल कराने जा रहा हूँ कहीं बाहर से आएंगे। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 वर्ग 1 में पूछा गया प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका उत्तर जरूर बताएं। इस का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो नाथ साहित्य में रामायण और महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश जो है इसमें नहीं है, बल्कि चित्त शुद्धि और सदाचार की आस्था की इसमें बात की गई है, गुरु महिमा की बात की गई है और उलटवासियों की बात की गई है। तो तीनों इसकी विशेषताएं हैं, बस रामायण तथा महाभारत संबंधित कथाओं का समावेश इसमें नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश इस जो है नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। बाकी अन्य जो विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, चाहे आपका चित्त शुद्धि और सदाचार हो, सदाचार में आस्था हो, यह इसकी विशेषता है। इसके अलावा गुरु महिमा और उलटवासियाँ भी नाथ साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। नाथ संप्रदाय उत्तर पश्चिम भारत का एक धार्मिक पंथ है। कहाँ का? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो यदि आप भौगोलिक दृष्टि से आप देखें तो उत्तर पश्चिम जो हमारा आएगा, इधर राजस्थान के साइड वाला एरिया जो है ये उत्तर पश्चिम में आता है। तो ये जो है उत्तर पश्चिम का एक धार्मिक संप्रदाय है और इनके आराध्य देव जो थे वह शिव थे। आप एक चीज़ और याद रख लें, उत्तर पश्चिम के ये हैं आराध्य देव इनके शिव माने जाते हैं और हठ योग की साधना के लिए इनको जो है प्रमुख है। इसके अलावा इनके संस्थापक गोरखनाथ थे। कौन थे? इनके संस्थापक थे गोरखनाथ। तो इसको मैंने आपको नाथ साहित्य के लगभग सब बता दिया है। नाथों की संख्या 9 है, इसके संस्थापक गोरखनाथ हैं, सबसे पुराने नाथ जो है मच्छंदर नाथ हैं। इसके अलावा यह उत्तर पश्चिम से संबंधित है। इसके अलावा इसकी विशेषताओं में जो है गुरु महिमा है, चित्त शुद्धि है और गुरु महिमा चित्त शुद्धि के अलावा हठ योग भी इसमें बताया गया है। आपको बता दें, योगी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वह भी इन्हीं नाथ संप्रदायों से ही बिलोंग करते हैं। तो इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। और नाथ संप्रदाय की एक और विशेषता थी कि ये जो है नारी के बहुत विरोधी थे। इन्होंने नारी को नरक का द्वार बताया है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। साथ ही मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा साहित्य में बताया गया है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो काव्य पंक्ति है विद्यापति की है। विद्यापति जो है इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है और मैथिल कोकिल इनको पदावली की इनकी रचना है, जिसमें जो है राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, उसके लिए इनको जाना जाता है। तो इन्हीं की ये जो लाइन है, माधव हम परिणाम निराशा, ये जो काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि विद्यापति की है। विद्यापति के बारे में एक बात और आपको बता दें, ये जो है बिहार के थे। बिहार के दरभंगा जिले में इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। तो एक चीज़ और आप याद कर सकते हैं इनके बारे में। आपको विद्यापति के बारे में बहुत सारी चीज़ें रेगुलर बताता आया हूँ, फिर भी बहुत सी चीज़ याद रख लें। ये बिहार के थे, बिहार के यहाँ के दरभंगा जिले में इनका जन्म हुआ। इसके अलावा
इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। इन्होंने मैथिली भाषा में अपना साहित्य लिखा। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचना जो है कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, पदावली है। पदावली जो है मैथिली में लिखी गई है, कीर्ति पताका अवहट्ट में लिखी गई है, अवभ्रंश में कह सकते हैं। बाकी एक चीज़ और, बच्चन सिंह ने इनको जातीय कवि भी कहा है। तो क्योंकि इन्होंने एक ही भाषा में लिखा है, एक ही जाति के आधार पर ज़्यादातर लिखा, तो इन पर जातीय कवि होने का भी आक्षेप लगता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। साथियों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें एक तरफ रचनाकार का नाम दिया है, एक तरफ जो है रचना का नाम दिया है, तो हमें बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेल करके बता देता हूँ। जैसे राउल बेल जो रचना है ये रोड़ा कवि की रचना है, तो इसका राउल बेल का मेल हो जाएगा किससे, रोड़ा कवि है जो राउल बेल की रचना है। इसके अलावा खुमान रासो जो लिखा है वह दलपति विजय ने लिखा है। तो जो खुमान रासो वो किसने लिखा है, दलपति विजय ने लिखा है। तो इसके अलावा ए हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका उत्तर 5 हो जाएगा। चंदन वाला रास है ये लिखा है आसुगु ने, किसने लिखा है, आसुगु ने। तो इसका हो जाएगा आपका 1। और योगचर्या जो लिखी है वो लिखी है डोम्भी पाने, जो है ये लिखी है किसने, डोम्भी पाने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो 4 5 1 2, इसका सही उत्तर क्या होगा, 4 5 1 2। 4 5 1 2 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी, 4 5 1 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन इस तरीके से हमें यहाँ की रचना यदि याद हो गई तो ये हमें 4 नए अलग क्वेश्चन तैयार हो गए। राउरवेल रोड़ा कवि, खुमान रासो दलपति विजय, चंदनवाला रास आसुगु, योगचर्या डोम्भिपा। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं और ये 4 रचना महत्वपूर्ण याद हो गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा इस कोट के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, फिर से जोड़ियों वाला प्रश्न है कि इन रचनाओं को उनके काव्य भाषा में सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचना दी गई है, एक तरफ रचना की भाषा दी गई है, तो हमें बताना है कौन सी रचना कौन सी भाषा में लिखी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे लिखा है विजयपाल रासो, तो विजयपाल रासो कौन सी भाषा में लिखा गया है हमें बताना है। तो सबसे पहले विजयपाल रासो जो है ये नल्ल सेन ने लिखा है। इसके लेखक कौन है, नल्ल सेन, आप इसको याद कर लें। और जो ये लिखा गया है ये लिखा गया है अपभ्रंश में। काय में लिखा गया है, अपभ्रंश में। तो ए का उत्तर हो जाएगा आपका 2, और इसको यहाँ से मैच कर दें तो विजयपाल रासो अपभ्रंश में है। इसके बाद दूसरा क्या लिखा है, चर्या गीत। जो चर्या गीत है ये लिखा गया है जो आपका, ये लिखा है संधा भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा है, संधा भाषा में। 3 नंबर पर लिखी है, संधा भाषा में लिखा गया है। इसके बाद लिखा है अगला कीर्तिलता जो है अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। तो अवहट्ट को ही अपभ्रंश कहते हैं, इसके नीचे यहाँ पे अवहट्ट दिया गया होगा। साथियों, जो कीर्तिलता है ये अवहट्ट भाषा में लिखा गया है, यहाँ पे अवहट्ट ऑप्शन में नहीं है, तो हम यहाँ ब्रज के लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अवहट्ट मान लेते हैं। और मैं आपको मिला के बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं विजयपाल रासो की। विजयपाल रासो लिखा गया है अपभ्रंश में, चर्या गीत लिखा गया है संधा भाषा में, कीर्तिलता लिखा गया है अवहट्ट भाषा में, और खुसरो की पहेलियाँ लिखी गई हैं हिंदी भाषा में। मैथिली में जो है विद्यापति की पदावली लिखी गई है, ना कि कीर्तिलता। तो इसको आप याद रखें। तो मैचिंग करके मैंने आपको बता दिया है। इसके हिसाब से यहाँ पर जो हमारा उत्तर बन रहा था, ए में हमने मिला दिया 2 को, बी में हमने मिला दिया 3 को, और डी में हमने मिला दिया 1 को। तो 2 3 1 जिनके लास्ट के उत्तर होंगे उनको हम मिला लेंगे, 2 3 और 1। तो यहाँ पे 2 3 और 1, इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको आप याद रख लें। और इसमें बहुत अच्छे तरीके से अवहट्ट नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 5 आना चाहिए था। इस तरीके से उसका उत्तर हो जाएगा 2 3 5 1। ये मैंने नए तरीके से बता दिया है, क्योंकि जिस किताब से मैंने इसको पढ़ा है उसमें भी इसमें स्टार लगा है और लिखा है कि ब्रज की जगह अवहट्ट होना चाहिए था, जो कि गलती से मिसप्रिंट हो गया है उसको। तो यहाँ पे अवहट्ट मान लें तो उत्तर हो जाएगा 2 3 5 1। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो यहाँ पर रचना दी गई हैं उनको उनसे मेल करना है। तो इस तरीके से हम बात करें, पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद्रबरदाई ने, और खुमान रासो लिखी है दलपति विजय ने, परमाल रासो जो लिखी है वह लिखी है जगनिक ने, और बीसलदेव रासो की बात की जाए तो जो है बीसलदेव रासो लिखी है नरपति नाल ने। तो इस तरीके से इनको हमने मैच कर दिया, आपसे बन ही गया होगा। तो अब इसके नीचे ऑप्शन नहीं है, बाकी इसका उत्तर जो बनेगा इसके हिसाब से देखा जाए तो पहला आएगा आपका 3,
इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आएगा आपका 5, 3 के बाद 5, 5 के बाद फिर आएगा आपका 4, 4 के बाद आएगा 1। 3, 5, 4, 1 जिस भी ऑप्शन में आपको नीचे मिलेगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका एक हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है। जो यहाँ पे नीचे ऑप्शन देख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इसको कोट ऐसे मान लें। मुख्य तौर पर इनको बताने का उद्देश्य आपको ये था कि आप एक साथ इतनी सारी रचना सीख जाएं कि खुमार रासो, तो खुमार रासो की बात की जाती है दलपति विजय। परमाल रासो है जगनिक का। बीसलदेव रासो है नरपति नाल का। और पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई का। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। फिर साथियों मैचिंग वाला प्रश्न है। निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो एक तरफ कवि है, एक तरफ उनके नाम है, तो जब हमें सबसे पहले इन्हीं उत्तरों को मिला देना है और ज़्यादा समय ना लेते हुए स्पीड से इसको आगे बढ़ाना है। सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर पौमचर्यू की, तो जो स्वयंभू ने रचना की है पौमचर्यू की। दूसरी बात की जाए पुष्पदंत की, तो जो है पुष्पदंत ने जो रचना की है वह की है महापुराण की, तो पुष्पदंत को मिला देंगे महापुराण से। तीसरा आता है अब्दुल रहमान का रचना है जो संदेश राशक मानी जाती है। और सरप्पा ने जो रचना की है उसको जो है वो है चर्यापद। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहले का। यहाँ पे जो हमने मिलाया है दूसरा, पहले का दूसरा मात्र बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। फिर साथियों वही रचना से मिलाने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं के साथ मिलाइए। तो 240वें नंबर का ये हमारा एक क्रमांक का प्रश्न है। और आज का ये प्रश्न क्रमांक जो भी हो तो इसको हमें बताना है कि ज्योतिश्वर ठाकुर ने कौन सी रचना लिखी है। तो बात करें यदि ज्योतिश्वर ठाकुर की, तो इनकी है वर्ण रत्नाकर। तो पहले का उत्तर हो जाएगा हमारा, यहाँ मिलान हो जाएगा वर्ण रत्नाकर से। इसके बाद दूसरा है दामोदर भट्ट की रचना जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसके बाद लिखा है नरपति नाल ने लिखा है जो आपका जो है बीसलदेव रासो। नरपति नाल का क्या हो जाएगा बीसलदेव रासो। और रोड़ा कवि ने जो रचना की थी वह की थी रावलवेल की। तो इस तरीके से हमने मैचिंग कर दिया। अब इसके हिसाब से हम देखा जाए तो पहले का उत्तर आपका चौथा आएगा। पहले के चौथे के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। फिर हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ जो है हमें सुमेलित करना है और बताना है कि कौन से ग्रंथ की रचना कौन से रचनाकार ने की है। तो यहाँ पर जब पहली रचना जो लिखी है वह लिखी है राठौड़ारी ख्यात। तो राठौड़ारी ख्यात जो है ये लिखी है आपकी दयाल दास ने। किसने लिखी है? दयाल दास ने। अगला लिखा है क्या? बैराट पुराण। तो बैराट पुराण लिखी है किसने? गोरखनाथ ने। इसके बाद अगला क्या लिखा है? पुष्पदंत। तो पुष्पदंत ने जो लिखा है, पुष्पदंत की रचना की बात की जाए तो इन्होंने लिखी है उत्तर पुराण। और जिनदत्त सूरी ने जो लिखी है जिनदत्त सूरी किसने लिखी है? ये लिखी है उपदेश रसायन। इन्होंने क्या लिखा है? जिनदत्त सूरी ने लिखा है उपदेश रसायन। इसके हिसाब से देखा जाए तो राठौड़ादी ख्यात दयाल दास और ए का पांचवा केवल यहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन तैयारी के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। क्योंकि हम कल से भक्ति काल के प्रश्न देखेंगे, आदिकाल के हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लगा लिए हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा है। तो इसको आप लोग पूरा देख चुके ही होंगे तो काफ़ी समझ में आ चुका होगा। लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ हमें मिलाना है और बताना है कि कौन से इसके रचनाकार क्या हैं। तो इसका भी हमें बताना है। कुमारपाल प्रीतिबोध किसने लिखी है? कुमारपाल प्रीतिबोध जो लिखी है वो लिखी है सोमप्रभु सूरी ने। तो इसका मेल हो जाएगा किससे? सोमप्रभु सूरी से। इसके बाद दूसरा हमें बताना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। सोमप्रभु सूरी का कुमारपाल का आ जाएगा क्या? सोमप्रभु सूरी ने। इसका इससे हो जाएगा तीसरे नंबर से मिलान। दूसरा है प्रबंध चिंतामणि जैसा कि हमने देखा था जैनाचार्य मेरुतुंग ने लिखी है, पिछले अभी इसी वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद अगला है कुमारपाल चरित्र जो है किसने लिखी है? ये लिखी है हेमचंद ने। कुमारपाल चरित्र किसने लिखी? हेमचंद ने। और हम्मीर रासो जो लिखी है ये लिखी है सारंगधर ने। किसने लिखी है? सारंगधर ने। और जगनिक ने जो रचना लिखी थी, जगनिक लिखी थी परमाल रासो। यदि हम चाहें तो यहाँ पर नया एक और ऑप्शन बना दें तो परमाल रासो लिखी थी जगनिक ने। तो मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन के हिसाब से आप अपने हिसाब से जो आपको परीक्षा मिले आप टिक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो हमारा समाप्त हुआ। आज आदिकाल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियो भी समाप्त हुए। कल हम देखेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।